जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हमारी कोई भी एनालिसिस की वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि आज आपका एग्जाम नहीं था और ना ही आपका एग्जाम कल है। अब आपका एग्जाम मंडे यानी कि 23 तारीख को होगा, तो आपको मंडे को ही रात को 10 से 11 के बीच एक एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। तो आज हमारे पास समय है और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। तो आज हम देखेंगे सितंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम मैथ का पोर्शन सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में हमें अंतर बताना है। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं 35,362। अब यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 के नीचे 5 लिख लेंगे और पीछे जितने भी अंक हैं उतने ही इसके पीछे 0 लगा देंगे। तो हमारा 5 का स्थानीय मान आ गया 5000, हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको। और अंकित मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जो वो संख्या होती है वही उसका अंकित मान होता है। तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, चाहे यह किसी भी जगह पर लिखा हुआ हो। जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ तो इसका अंकित मान 6 ही होगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ इसका अंकित मान 3 ही होगा। तो अंकित मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दोनों का अंतर मतलब घटाना है, घटा देते हैं इसको। यहां से दाएं लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहां पर 9 बचेगा, यहां पर भी 9 बचेगा और यहां से दाएं लीजिए तो यहां पर हमारा 4 बचेगा, यानी कि ये बचेगा हमारा घटाने के बाद। स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर हमारा आ जाएगा 4995, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 2 है 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 बराबर है। तो इकाई के स्थान पर हम 1 लिख लेंगे, दहाई की जगह पर 10 और हजार की जगह पर 1000 लिख लेंगे और इनसे गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 10 गुणा 1 यानी कि 10 इकाई, 10 दहाई 10 गुणा 10, 10,000 10 गुणा 1000, इस तरीके से लिख लेंगे पहले इनको। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 की 1 के साथ गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100, और 10 की 1000 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 10,000, इस तरीके से आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 1 के जगह 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा 10,110 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 10,110 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 3 है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो निकालेंगे 210 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0 लगा लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 तियानो 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 से भाग करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि जो हमारे 2 3 5 और 7 ये जो आए हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब धनात्मक गुणनखंड हम निकालने के लिए इनको किस प्रकार से लिखेंगे। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए हम इनको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1। ध्यान दीजिएगा, बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। ऐसे ही 3 के साथ करेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। फिर आगे लिखेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, फिर आगे गुणा का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 और बंद कर देंगे ब्रैकेट को। इसको हमें सोल्व करना है। हमें पता है 2 की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस का 2, इस तरीके से गुणा लगाएंगे। 1 प्लस का 3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, और आगे हमारा हो जाएगा 1 प्लस का 7, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर फिर आगे करेंगे इसको सोल्व, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें 1 की वृद्धि हो जाएगी हमारी। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 और 12 छंग 72, यानी कि 72 गुणा 8 आ गया। अब 8 से 72 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 लगेगा, 8 सत्ते 56 और 1 57, यानी कि हमारा 576 आ जाएगा धनात्मक गुणनखंडों का योगफल 210 के, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमने ये क्यों लिखा है, ये हमने लिखा है अभाज्य गुणनखंडों से धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए। तो ये ट्रिक समझ लो इसको, या फिर एक मेथड समझ लो। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 4 है गोरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को सुबह को 5:20 से 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट तक काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपए मिल रहे हैं। तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितना भी काम किया है तो उसमें उसने कितने रुपए कमाए हैं, यह हमें बताना है। अब इसमें दिया हुआ कि 1 घंटे में 42 रुपए मिलते हैं, तो पहले हम उसका टाइम निकाल लेंगे कि उसने कितने घंटे काम किया टोटल, और 42 रुपए से उसकी गुणा कर देंगे, पता लग जाएगा कि उसने कितने रुपए कमाए हैं। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। तो जितने भी मिनट में वैल्यू दी हुई है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। 190 दिया हुआ है 190 मिनट, और यहाँ पर 220 मिनट दिया हुआ है तो 220 यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 4 सही 1/2 घंटे, तो 4 सही 1/2 इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से।
तो इसको मिश्र भिन्न है साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और प्लस ऊपर वाला कर देंगे, यानी कि 9/2 हो जाएगा। 9/2, 9/2 घंटे आ गया। अब इसको भी हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से हमने गुणा क्यों करिए, क्योंकि 9/2 घंटे को मिनट में चेंज कर रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 30 आ जाएगा, और 9 की 30 की गुणा करेंगे, 9 × 3 = 27, 270 मिनट आ जाएगा। कितना आ गया, 270 मिनट। अब 270 भी हम इसमें जोड़ देंगे, इस तरीके से लिख लिया। अब एक रह गया हमारा बुधवार के दिन का काम, तो सुबह को 5:20 से 9:10 तक। अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर 9:10 की जगह 9:20 मान लेते हैं यहाँ पर, कि उसने 9:20 तक काम किया। अब सीधा सीधा सा हिसाब है, 5:20 से 9:20 तक काम किया, यानी कि 5 × 4 = 9, यानी कि उसने कितना काम किया, 4 घंटे। 4 घंटे काम किया है। अब 4 घंटे के मिनट बना लेंगे। मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा आएगा 4 × 24, 240 मिनट आ जाएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमने 9:10 की जगह 9:20 क्या था, यानी कि 10 मिनट बढ़ाए थे। तो अब क्या करें, 10 मिनट घटा दो, इसमें से 10 मिनट घटा देंगे तो 230 मिनट बचा, यानी कि बुधवार के दिन उसने कितना काम किया, 230 मिनट काम किया। अब 230 भी इसके नीचे रखकर हम जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल मिनट में काम आ जाएगा कि उसने इतने मिनट काम किया है। जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा, 9 × 2 = 11, 11 और 7 = 18, 18 और 3 = 21 का 1 आ जाएगा। हासिल 2 लगेंगे, तो हासिल के यहां पे लिख लेते हैं, 2 और 1 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, यानी कि 910 मिनट तक काम किया उसने टोटल। अब टोटल 910 मिनट तक काम किया है, और 1 घंटे के 42 रुपए मिल रहे हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 60 मिनट के उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, 60 मिनट के मिल रहे हैं 42 रुपए। तो 1 मिनट के कितने मिलेंगे, 1 मिनट के 42/60, इतने रुपए मिलेंगे उसे। 1 मिनट के कितने मिलेंगे, 42/60। अब 910 मिनट के कितने मिलेंगे, 910 मिनट के कितने मिलेंगे, 910 से इसकी गुणा कर देंगे, यानी कि 42/60 × 910। सिंपल है, और इसको सोल्व कर लेंगे, जितना आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। करेंगे इसको सोल्व, 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 7 = 42 हो जाएगा, यानी कि 7 × 91। 7 × 91 करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा, 7 × 7 आ जाएगा, और 7 × 9 = 63, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 637 रुपए काम आया इसने टोटल काम करके, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी हार्ड नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, इनका योगफल हमें बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके इस बार भी सीटेट के एग्जाम में बन रहे हैं। ये तो 2014 का क्वेश्चन पेपर है, 2014 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, और आज भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख लेंगे, इस तरीके से 4 बार 9 लिख लिया है। और क्या दिया हुआ है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी। दोनों को जोड़ देंगे, 9 × 0 = 9 हो जाएगा, 9 × 0 = 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, और 9 और 1 हासिल का 10, यानी कि 10,099 आ जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 10,099, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 6 है, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो 26 और 26 शतांक को किस प्रकार लिखा जाएगा, भाई 26 का तो हमें पता है कि 26 ये होता है, हमने लिख दिया 26, लेकिन 26 शतांक क्या होता है, तो 26 शतांक का मतलब है 100 का 26वां हिस्सा, जो कि इस तरीके से लिखेंगे। और उसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा ये जाएगा 0.26, 0.26 आ जाएगा। और 26 और 0.26 को जोड़ेंगे हम इस तरीके से, 0.26 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो 62.62 हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि 26.26 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है 26.26। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 26 और 26 शतांक को हम इस प्रकार लिखेंगे। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 7 है, 19,009 भाग 11 और 9,090 भाग 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल क्या होगा, यह हमें बताना है। तो पहले हम 11 से इसको भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको लिख लेंगे, और फिर 11 से इसको भाग करेंगे, इसका जो शेषफल आएगा और जो पहले वाले का शेषफल था, दोनों के आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 11 से भाग करेंगे 19,009 को, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19,009, और इसको भाग करेंगे हम 11 से। 11 से काटेंगे, पहले एक बार कटेगा, 11 × 11 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, और 11 × 7 77, यानी कि 80 में से 77 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, और 11 दूनी 22। अब 30 में से हम 22 को हटाएंगे, 8 बचेगा, 89 हो जाएगा। और 89 को भाग करेंगे 11 से, 11 × 8 = 88, तो 89 में से 88 को घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा शेषफल, शेषफल बचेगा हमारा 1। अब 11 से 9,090 को भाग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 9,090, 11 से भाग करेंगे, इसको काटेंगे, 11 × 8 = 88, कितना बचा, 2 बचा, 29 हो गया, 11 दूनी 22, इस बार कितना बचा, 7 बचा, 70 हो गया, और 11 × 6 = 66, और 70 में से 66 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका शेषफल 4 बच रहा है, इसका शेषफल 1 बच रहा है, दोनों ही गुणा कर देंगे, 4 × 4 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब जिन सातों से इस तरीके से भाग नहीं हो रही है, वो आप दूसरी तरीके से भाग कर सकते हैं, इस तरीके से लिखकर, 11 से भाग करनी है हमें, 11 से 9,090 को इस तरीके से लिखकर भी भाग कर सकते हैं, अगर इस तरीके से आपसे भाग नहीं हो रही है। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 8 है, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे।
तो पहले 3 सही 1/3 को लिख लेंगे, और ये 3 सही 1/3 आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे, नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 3 9 और 1 10/3 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि 10/3 में कितने 1/6 होंगे, तो यह निकालने के लिए हम 1/6 से इसको भाग कर देंगे, और भाग हम कभी नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे 10/3 ऐसा कैसे लिख लेंगे, भाग की जगह गुणा का निशान लगा देंगे, और जब हमने भाग की जगह गुणा का निशान लगा दिया तो अंश हमारा हर बन गया और हर हमारा अंश बन गया, यानी कि इसको उलट देंगे, 6 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। कर लेंगे इसको सोल्व, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, आगे क्या होगा 10 गुणा 2 हो जाएगा, और 10 दूनी कितने होते हैं 20 होते हैं, तो 20 ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 9 है गुणनफल 1109 गुणा 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 50 50 यह प्राप्त हो, यानी कि इससे गुणनफल में से हम कौन सी संख्या घटाएं ताकि हमें यह संख्या मिले। तो पहले इनका गुणनफल ही निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम है 1109 गुणा 505, इनको सोल्व करना। कर लेंगे इसको सोल्व, आप चाहे तो तिहरी गुणा कर सकते हैं या फिर जो मेथड मैं लगा रहा हूं इसमें वो लगा लेना। मैं ये कर रहा हूं इसको 1109 ऐसा कैसे लिख लिया, और 505 को हम लिख सकते हैं 500 + 5। भाई 505 को 500 + 5 तो लिख ही सकते हैं ना। अब क्या करेंगे 500 की पहले इसके साथ गुणा कर देंगे, फिर इसकी गुणा 5 के साथ कर देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 500 से गुणा करेंगे हम इसकी। करते हैं यहाँ पर गुणा, 2 जीरो के 2 जीरो ऐसे कैसे लगा लिए, 5 से गुणा करेंगे 5 नम 45 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि 500 से गुणा करेंगे जब हम 1109 होगी तो हमारी इस तरीके से आएगी कुछ। अब 5 से गुणा करेंगे 5 नम 45, 5 के 1 से करेंगे 5 एकम 5, 5 के 1 से करेंगे 5 एकम 5, और इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 लगेगा, 5 4 9 1 हासिल का 10 का 0 हासिल फिर 1 लगेगा, 5 और 1 हासिल का 6, और ये वाला 5 का 5 आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या दे रखा है, दे रखा है कि इस वाली संख्या में से ये जो गुणनफल आया है इसमें से क्या घटाया जाए ताकि हमें 50 50 50 यह प्राप्त हो। मान लिया इसमें से x घटाया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से हम x घटा देंगे तो हमें यह संख्या मिल जाएगी 50 50 50। अब क्या करेंगे x को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। जब x को इधर लेके आएंगे तो x का साइन किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, और ये वाला उसमें से उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, किसमें से, जो हमारी नई संख्या आई थी 56 00 45 ये संख्या आई थी, इसमें से हम इसको घटा देंगे 50 50 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा। घटाएंगे इसको, 5 में 0 गया 5 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा हमारा, इधर से दाएं लेंगे जब तो 9 का 9 बचेगा, नीचे 0 है क्योंकि यहाँ पर भी 9 बचा था, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ हमने दाएं ले ली थी 6 में से 1 कम हो गया तो 5 बचा था, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये वाला 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो आया 54,995, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है शायद, हाँ ऑप्शन नंबर 3 है 54,995, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से कौन सही नहीं है। तो इन चारों में से जो सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला देखते हैं, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। दशांश का मतलब होता है 10 में से 1 हिस्सा, यानी कि जो 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, 1 किलोग्राम 12 ग्राम इक्वल टू 1.012 किलोग्राम होता है, तो ये भी सही बात है। तीसरे की बात करें, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 1010 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1000 और 10 सेंटीमीटर पहले दे रखा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 23/100 इक्वल टू 2.30, तो यही हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी के 3 सही हो गए। अब ये गलत किस तरीके से होगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 23.100, और हम इसको सोल्व करेंगे, 0.20 यहाँ पर, तो दशमलव हमारा 2 अंक के बाद लगेगा, 1 2 यानी कि 2 से पहले लगेगा, 0.23 आ जाएगा, और हमारा यहाँ पर दे रखा 2.30, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 11 है, एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज या माप के हैं उनमें पूर्णतया भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा ये हमें बताना है। तो अगर हमें किसी तरीके से यह पता लग गया कि एक जार में कितना दूध आ रहा है, उसको गुणा कर देंगे 22 से, तो हमें पता लग जाएगा कि 22 जारों में इतना दूध आएगा। अब एक जार की माप कैसे निकालेंगे, ये जो दूध दे रखा 240 लीटर 128 मिलीलीटर, इसको 16 से भाग कर देंगे तो हमारा एक जार की माप आ जाएगी। तो पहले 240 और 128 मिलीलीटर को, इन दोनों को मिलीलीटर में ही चेंज कर लेते हैं। मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इनको ऐसे लिख लेंगे 240 128, इस तरीके से मिलीलीटर में ही चेंज हो जाएगा। अब किस तरीके से हुआ ये,
देखो 240, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, 1000 ml होते हैं। अब 240 लीटर है तो 240 की कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 240 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, इस तरीके से लगा दिए, और 128 इसमें जोड़ देंगे, 128 इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 240, 128 आ जाएगा मिलीलीटर। इसलिए हमने ये डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी कितने से भाग कर देंगे? 16 से भाग कर देंगे। अब ये क्या आ गया? जो भी हमारी ऊपर वाली संख्या है इसको 16 से भाग करने पर हमारा क्या आया है? ये आया है 1 जार की माप। अब 1 जार में इतना दूध होगा और हमें निकालना क्या है? 22 जारों में कितना दूध होगा, तो 1 जार की माप इतनी होती है, ये जो लिखा हुआ है इसकी गुणा 22 से कर देंगे तो हम पता लग जाएगा कि 22 जारों में इतना दूध आएगा। कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले कितने से काटेंगे इसको? इधर 2 से काट लेते हैं, इधर 11 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, 8 हो जाएगा। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 तिया 24, जीरो बचा, भाग नहीं जा रही, जीरो लगा लिया, 1 उतार लिया, भाग नहीं जा रही, 2 उतार लिया, जीरो लगा दिया, यहाँ पर 12 हो गया, 8 ही कम 8, कितना बचा? 4 बचा, 48 हो गया, 8 संग 48, यानी कि हमारी जो संख्या की वो कुछ इस प्रकार से आ गई, 30,016 आ गई। अब 30,016 कितने से गुणा करनी है? 11 से गुणा करनी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुणा कर रहे हैं हम इसकी 30,016 की गुणा कर रहे हैं कितने से? 11 से गुणा कर रहे हैं। 30,016 करेंगे 11 छंग 66, हासिल लगे 6, 11 कम 11, 11 और 6 17 का 7, हासिल कितना लगा? 1 लगा। 11 0 0, 1 का 1 ऐसा कैसे लिख देंगे? 11 0 0 और 11 तिया 33, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां से पीछे के 3 हटा लेंगे यहाँ पर और आगे के 3 इधर कर लेंगे, यानी कि 330 लीटर हो जाएगा, 330 लीटर और 176 ml हो जाएगा, 176 ml इस तरीके से हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, शायद ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 22 जारों में इतना दूध आएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12 है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। अब 2014 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपका जो एग्जाम हो रहे हैं 19 और 20 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ सेम क्वेश्चन आया समकोणों की डिग्री निकालने का इस तरीके का ही। तो देखेंगे 4 गुणा 90, अब 4 गुणा 90 क्यों करा? 4 समकोण दे रखे, समकोण की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो 4 समकोणों में कितने हो गई? 9 चौक 36, 360 डिग्री हो गई। फिर 4 समकोणों में कितनी डिग्री आ गई? 360 डिग्री आ गई। और क्या दे रखा? 2/3 समकोण और दे रखे हैं, तो 2/3 लिख लेते हैं, और समकोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कर लेंगे सोल्व, 2/3 6 30 हो जाएगा और 2/3 6 60 हो जाएगा। जोड़ लेंगे इन दोनों को, 360 और 60 कितना हो गया? 420 डिग्री हो गई। तो 4 और 2/3 समकोणों में कुल कितनी डिग्री होगी? 420 डिग्री आ गई, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 13 है पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली रह गया पूरी टंकी के सापेक्ष, ये हमें बताना है। तो पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। लंबाई दे रखी है टंकी की 11 मीटर, चौड़ाई दे रखी है हमारी 10 मीटर और जो ऊंचाई है h वो दे रखी है हमारी 9 मीटर, इतनी ऊंचाई दे रखी है टंकी की। तो और जो खाली रह गया, खाली भाग कितना रह गया? अब खाली भाग का आयतन निकाल लेते हैं, तो टोटल टंकी का आयतन हो गया, टोटल टंकी का आयतन हो गया हमारा। टोटल टंकी का आयतन कितना जाएगा? 11 गुणा 10 गुणा 9 आ जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारा आयतन होता है। आयतन निकाल लेंगे, आयतन हमारा ये आ गया टोटल टंकी का। टोटल टंकी का आयतन आ गया 11 गुणा 10 गुणा 9। सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट होंगे आगे जाकर। अब हमें खाली भाग का आयतन निकालना है टंकी का, कितना भाग खाली रह गया? देखो लंबाई और चौड़ाई तो सेम ही रहेगी खाली भाग के लिए भी, लंबाई चौड़ाई तो कम नहीं होगी, लेकिन ऊंचाई कम हो जाएगी। ऊंचाई कम क्यों होगी? क्योंकि 6 मीटर की ऊंचाई तक हमने जल भर दिया है, पानी भर दिया है। अब जितना भाग खाली रहेगा वो बताना हमें। तो लंबाई लिख लेंगे 11 और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 10 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 9 में से घटा लेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि 9 हमारी पूरी टंकी की ऊंचाई है और 6 मीटर तक हमने पानी भर दिया, तो हमारी 3 खाली रह गई। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो खाली भाग का आयतन कितना आ जाएगा? खाली भाग का आयतन आ जाएगा हमारा 11 गुणा 10 गुणा 3, 11 गुणा 10 गुणा 3, ये हमारा खाली भाग का आयतन आ गया। अब हमें निकालना कितना भाग खाली रह गया है पूरी टंकी के सापेक्ष। तो क्या करेंगे? 11 गुणा 10 गुणा 3, इसको भाग कर देंगे हम 11 गुणा 10 गुणा 9 से, यानी कि खाली भाग का आयतन को हम टोटल टंकी के आयतन से भाग कर देंगे। करेंगे इन दोनों से ये दोनों पूरा कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 तिया 9, हमारा 1/3 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका हो रहा है, बहुत आसान तरीका है। मान लिया हमारे पास कोई टंकी है, ये टंकी हमारे पास, इसमें 3 निशान लगे हुए हैं इस तरीके से। पहला निशान 3 पर है, दूसरा 6 पर है और तीसरा जो टोटल एंड तक है ये हमारा निशान 9 पर है। और इसमें मान लिया हमने 6 तक हमारा पानी भरा हुआ, 6 स्थान तक। और हम किसी से ही पूछेंगे भाई इसमें टंकी का कितना भाग खाली है, तो कोई भी बता देगा कि 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा खाली है, यानी कि 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा खाली है, यानी टंकी 1/3 खाली है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 14 है एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, दोनों के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर दे रखा है और आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। मतलब आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की एक भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत का क्षेत्रफल किसके दोगुने के बराबर होगा?
यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 2 गुना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहले इसमें वर्ग का परिमाप दे रखा, तो वर्ग ही बना लेते हैं हम यहाँ पर हमने यहाँ पर वर्ग बना लिया। दिया हुआ क्या है, वर्ग का परिमाप दे रखा 96, तो हम इस परिमाप का यूज करके वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 गुना भुजा होता है, मान लिया हमने वर्ग की भुजा ए है हमारी, तो 4a इक्वल टू 96 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। यानी कि जो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 24 आ गई। अब एक आयत बना लेते हैं, आयत दिया हुआ तो यहाँ पर एक आयत बना लिया हमने। अब दे रखा कि जो आयत की चौड़ाई है वो इस वर्ग की जो भुजा है इससे 4 कम है, यानी कि 4 कम कर देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जो आयत की चौड़ाई आ गई ये हमारी आ गई 20। अब एक चीज और दे रखी थी यहाँ पर कि दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो जो परिमाप वर्ग का है वही परिमाप हमारा किसका है, आयत का है। अब इस परिमाप और इस चौड़ाई का यूज करके हम आयत की लंबाई निकाल लेंगे। मान लिया आयत की लंबाई हमारी x है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, आयत के 2 की गुणा इसके साथ कर देंगे, 2 की गुणा इसके साथ कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, 2x प्लस का 2 गुणा 20 इक्वल टू 96, इस तरीके से हो जाएगा। 2x प्लस का 40 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 96 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 96 माइनस 40, जो कि हमारे 96 में से 40 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 56 बचेगा, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 56/2, 2 से 56 को काटेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। यानी कि हमारी लंबाई कितनी आ गई, लंबाई हमारी 28 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, यानी कि 20 गुणा 28 कर देंगे, यानी कि 28 दूनी कितना होता है 56, 560 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 560 का 2 गुना करना है, क्योंकि 2 गुना के बारे में बताया गया है। 560 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 0 0, 2 6 12 का 2 हासिल लगाइए, 2 5 10 और 11, यानी कि 1120 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, आसान ही होते हैं, हमें एक क्वेश्चन का एक सिरा पकड़ना और सोल्व करते चले जाना, हमारा लास्ट में जाके उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 15 है, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सारगुणज, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। अब सारगुणज होता क्या है, मान लिया हम 4 5 और 6 का सारगुणज निकाल रहे हैं, तो वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे इन तीनों से भाग हो जाए पूरी, यानी 4 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए और 6 से भी भाग हो जाए। और वह सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है, निकालेंगे तो वह संख्या कौन सी आएगी, तो इन तीनों का जो सारगुणज होगा वो होगा 60। अब 60 वह सबसे छोटी संख्या है, अगर हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी और 6 से भी हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज, 5 6 और 9 का, इनका जो सबसे छोटा सारगुणज होगा वो होगा 120। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 120 में 60 घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा हमारा 60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन सितंबर 2014 के क्वेश्चन पेपर के। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।